गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 10 की हिस्ट्री जो लेक्चर सीरीज है उसका हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम चैप्टर फर्स्ट जो राइज इन नेशनलिज्म इन यूरोप वो हम स्टार्ट कर चुके हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक टाइमलाइन डिस्कस की थी जो 1789 से 1815 तक हमने एक पूरा जो भी प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था उसका एक रिवीजन था और एक वो टाइमलाइन थी जिस टाइमलाइन के बेसिस पे आप पूरे 1815 तक का चैप्टर आप रिवाइज कर सकते हैं। हम अब बेसिकली उससे आगे प्रोसीड करेंगे। पीछे आप देखिए, अगर आप प्रीवियस लेक्चर्स में देखेंगे तो 1789 हमने स्टार्ट किया था सबसे पहले लेक्चर को स्टार्टिंग में। 1789 के अंदर क्या होता है, बेसिकली फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया गया था 1789 के अंदर। देन 1804 के अंदर सिविल कोड जो नेपोलियन लेके आया था, नेपोलियन का सिविल कोड था जो 1804 के अंदर आया था। नेक्स्ट 1815 के अंदर और 1804 के बीच में नेपोलियन रूल चला था और 1815 के पास जाके नेपोलियन का रूल डिक्लाइन हो चुका था। तो ये प्रीवियस लेक्चर्स में हम स्टार्ट देख चुके हैं सब। ये किस तरह से फ्रांस के अंदर रिवॉल्यूशन हुआ, क्या था, क्या रीजन था, ठीक है, क्या उनकी ट्रेजरी पूरी खाली हो गई थी, टैक्सेस बढ़ गए थे, नेपोलियन आ गए, नेपोलियन ने किस तरह से अपनी कंट्री को संभाला, फ्रांस को संभाला और किस तरह से वापस उसका क्यों अपोज लोगों ने नेपोलियन को अपोज किया, ये सब हम प्रीवियस लेक्चर्स में देख चुके हैं। अब बेसिकली हमें देखना है कि जो सोसाइटी थी, बेसिकली जो फ्रांस के अंदर जो जिस तरह से सोसाइटी थी, जिस तरह से लोग रह रहे थे, जो उनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड था, जिस किस कैटेगरीज में वो रह रहे थे, तो उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इस 1789 से पीछे चलेंगे, 1789 से पीछे। अब जहाँ से फ्रांस रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था ना, एक्चुअल में लोगों ने फ्रांस रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया क्योंकि लोग बहुत खुश नहीं थे, जो भी सिस्टम चल रहा था गवर्नमेंट का उससे खुश नहीं थे, क्योंकि क्या थी, मोनार्की सिस्टम था तो उससे खुश नहीं थे। तो हम पहले देखते हैं कि पीछे की सोसाइटी कैसी थी, ठीक है, जिससे हमको ये आइडिया लग सके कि भाई लोग क्यों नहीं खुश थे, मोनार्की सिस्टम से क्यों खुश नहीं थे, तो उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम फ्रांस, अगर 1789 फ्रांस रिवॉल्यूशन से पीछे की तरफ चलते हैं, ईयर बैक, तो देखिए क्या लिखा इन अर्लियर 18th सेंचुरी मैं बता चुका हूँ आपको, सेंचुरी काउंट होगी जैसे कि 1701 से, ठीक है, 1800 तक, तो ये 18th सेंचुरी काउंट होती है। तो इस टाइम पीरियड क्या हम क्या बोलेंगे, 18th सेंचुरी। तो 1789 ये क्या है, लेट 18th सेंचुरी, क्योंकि 18th सेंचुरी एक तरीके से खत्म होने वाली, 19th सेंचुरी 801 के बाद क्या हो जाएगा, 19th सेंचुरी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये लेट 18th सेंचुरी, ठीक है, ये 19th सेंचुरी स्टार्ट हो चुकी है। तो इसी तरह से हम क्या बोलेंगे, अर्लियर 18th सेंचुरी, ठीक है, स्टार्टिंग ऑफ 700 के आसपास, ठीक है, 700 और 79 के बीच में, तो 18th सेंचुरी। तो इन अर्लियर 18th सेंचुरी देयर वाज नॉट सिंगल आइडेंटिटी। अच्छा, उस टाइम पे सिंगल आइडेंटिटी नाम की कोई चीज नहीं थी। सिंगल आइडेंटिटी मतलब जैसे कि एज वी हैव इन मॉडर्न वर्ल्ड, ठीक है, जैसे कि आज की तारीख में हमारे पास जो सिंगल आइडेंटिटी है ना, तो वैसे उस टाइम पर कोई सिंगल आइडेंटिटी नहीं थी, नॉट सिंगल आइडेंटिटी। सिंगल आइडेंटिटी का मतलब जैसे कि हमारे पास अभी आइडेंटिटी है क्या, कि वी आर इंडियन, ठीक है, ऐसे ऑस्ट्रेलिया के लोग क्या बोलेंगे, वी आर ऑस्ट्रेलियन, यूरोप के यूरोपियन, ठीक है, यूएसए के जो है, ठीक है। तो इस तरह से क्या था कि सिंगल आइडेंटिटी जो हमारे पास आज के टाइम पे, पहले के टाइम पे ऐसे नहीं थी। क्यों नहीं थी, क्योंकि बेसिकली मोनार्की सिस्टम था, किंग थे, कभी भी किसी भी और टेरिटरी पर अटैक कर लेते थे, उस टेरिटरी को अपने अंदर ले लेते थे। तो फिर नेचुरल सी बात क्या है कि वो अब उस किंग के अंडर में आ गए, फिर उसके बाद क्या हुआ, दूसरा किंग इनके ऊपर अटैक कर लेता था, इनके टेरिटरी को अपने अंदर कर लेता था, तो क्या करता था, फिर वो इस किंगडम के अंदर आ गए, ठीक है। तो इस तरह से किंगडम के अंदर चेंज होते रहते थे, ठीक है। तो एक सिंगल आइडेंटिटी नहीं थी। क्यों, क्योंकि जो मोनार्की सिस्टम के अंदर जो किंग्स थे वो बेसिकली करते थे, दूसरी टेरिटरीज पे अपना कैप्चर करते रहते थे, अटैक करते कैप्चर कर लेते, फिर कोई किंग अटैक करता कैप्चर कर लेता। तो इस तरह से सिंगल आइडेंटिटी कोई थी ही नहीं, केवल किंगडम्स के अंडर वो लोग थे और उसी किंगडम के अंडर वो काउंट होते थे। इस तरह सिंगल आइडेंटिटी जो आज की तारीख में हमें मिलती है वो ऐसे सिंगल आइडेंटिटी कुछ भी नहीं थी। देयर वाज किंगडम्स, उस टाइम पे क्या थे, किंगडम्स थे, ठीक है। किंगडम जैसे कि अगर इंडिया में बात करें तो इंडिया में भी किंगडम थे ना, चौहान वंश, ठीक है, इस तरह से अगर आप मुगल वंश, तो इस तरह से किंगडम्स चलते थे, ठीक है, डायनेस्टीज चलती थी, मुगल डायनेस्टी, ठीक है, वंश मतलब डायनेस्टी, मुगल डायनेस्टी थी, ठीक है। तो इस तरह से डायनेस्टीज थी, ठीक है, किंगडम्स है जिनके अंडर में हम वो लोग रहते थे, ठीक है। तो एक सिंगल आइडेंटिटी नहीं थी उस टाइम पर, जैसे कि आज की तारीख में आपको कंट्री की सिंगल आइडेंटिटी मिलती है, जैसे कि इंडियन हो गए, ऑस्ट्रेलियन हो गए, यूरोपियन हो गए, चाइनीज हो गए, तो इस तरह सिंगल आइडेंटिटी। लेकिन उस टाइम पर सिंगल आइडेंटिटीज नहीं थी, क्योंकि किंगडम्स होते थे, तो किंगडम्स के बेसिस पे आप सिंगल आइडेंटिटी यूज ही नहीं कर सकते, या आपको मिलती ही नहीं थी। क्यों, कोई भी थोड़े टाइम बाद कोई भी किंग उस टेरिटरी पे अटैक करता, उसको अपने अंदर ले लेता, तो फिर क्या होता था कि वो किंगडम चेंज होता था। तो इस तरह से किंगडम चेंज होते थे, इसलिए सिंगल आइडेंटिटी नहीं थी। फिर भी अगर हम देखें तो उस टाइम पर जो बेसिकली, अच्छा, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में बात की थी जो यूरोप है, ठीक है, जो यूरोप था वो इस तरह से था, ये ईस्ट यूरोप था आपका, और ये वेस्ट यूरोप था, और ये सेंट्रल यूरोप यहाँ पर। अच्छा, वेस्ट यूरोप में मेनली कौन था, फ्रांस, ठीक है। ईस्ट यूरोप में कौन था आपके, ऑस्ट्रिया और हंगरी, ठीक है, ये इस तरह से। और बीच में आपके कौन से थे, इटली हो गया, ठीक है, इस तरह से आपके बीच में और भी थे, इटली, जर्मनी, ये सब आपके क्या था सेंटर में। तो इस तरह से क्या, ईस्ट यूरोप, वेस्ट यूरोप, वेस्ट में आपके मेनली फ्रांस था, ईस्ट में आपके मेनली ऑस्ट्रिया, हंगरी थी। तो अब हम देखते हैं कि जो किंगडम्स थे वो क्या क्या किंगडम्स थे, ठीक है, ताकि फिर हम डिटेल में सोसाइटी के बारे में पढ़ सकें। तो ये समझ में आपको अर्लियर 18th सेंचुरी क्या थे, कोई सिंगल आइडेंटिटी नहीं थी, केवल डायनेस्टी रूल्स थे, किंगडम रूल्स थे।
अब हम देखते हैं, देखिए जर्मनी, इटली एंड स्विट्जरलैंड, जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड, तो इस तरह से मिड पोर्शन बोल लीजिए आप, यहाँ स्विट्जरलैंड भी इस तरफ में भी आप काउंट कर सकते हैं, वेस्ट मतलब मिडिल यूरोप और वेस्ट यूरोप, उस तरफ क्या था बेसिकली, स्विट्जरलैंड वर डिवाइडेड इनटू किंगडम, ठीक है, किंगडम में डिवाइडेड थे, कौन कौन से किंगडम थे, डचेस एंड कैंटन्स, किंगडम कौन से किंगडम थे, डचेस एंड कैंटन्स, ठीक है, जैसे कि हमारे यहाँ पर थे ना मुगल डायनेस्टी, ठीक है, मुगल डायनेस्टी, जब मुगलों का राजा मुगल डायनेस्टी था, ठीक है, इस तरह से अलग अलग डायनेस्टीज हमारे भी यहाँ पर रूल करी है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग डायनेस्टीज ने हमारे यहाँ पर रूल किया है, तो उसी तरह से वहां पर जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड, तो आपके मोस्ट ऑफ दी आप मानिए मिडिल यूरोप और वेस्ट यूरोप, मिडिल यूरोप और मोस्ट ऑफ दी वेस्ट यूरोप, ये किस किस के अंदर में था, किंगडम, दो किंगडम थे, कौन सा था, एक डचेस किंगडम और एक था कैंटन्स किंगडम, ठीक है, डचेस एंड कैंटन्स, whose rulers had their autonomous territory, तो ये जो रूलर्स थे, ये जो किंगडम थे, इनके जो रूलर्स थे, इनके पास क्या थी, ऑटोनॉमस टेरिटरीज, मतलब इनकी खुद की, जिनका ऊपर इनका खुद का अधिकार था, ठीक है, दे हैव देयर ओन प्रॉपर्टीज एक तरीके से, तो वो एक इनकी खुद की ओन टेरिटरीज थी, किस किस की थी, डचेस की और कैंटन्स। अच्छा ये क्या है, डायनेस्टी का नेम है, किंगडम्स के नेम है, अब इनके अंदर रूलर्स होते थे मल्टीपल, जैसे कि हमारे हम बात करें मुगल एम्पायर था, ठीक है, तो मुगल डायनेस्टी थी, तो उसके अंदर अलग अलग रूलर्स आए थे, अलग अलग टाइम पीरियड पे अलग अलग रूलर्स थे, तो इसी तरह से क्या था, जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड के अंदर भी क्या था, किंगडम्स डिवाइड थे, तो किस में डिवाइडेड थे, डचेस एंड कैंटन्स में, और इन डचेस और कैंटन्स में क्या था, अलग अलग टाइम पीरियड पे अलग अलग रूलर्स आए थे, जो अलग अलग टाइम पीरियड पे जिन्होंने रूल किया, ठीक है, तो ये जो कैंटन्स और डचेस एंड कैंटन्स जो रूलर्स थे, बेसिकली इनके पास क्या थी, ऑटोनॉमस टेरिटरीज, मतलब ऐसी टेरिटरीज थी जिनके ऊपर इनका खुद का हक था, ठीक है, केवल इनकी खुद की ओन प्रॉपर्टी, जैसे एग्जांपल हमने बता दिया जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड, तो जर्मनी का कुछ पोर्शन था जो डचेस के पास था, इटली का कुछ पोर्शन कैंटन्स के पास था, स्विट्जरलैंड का कुछ डचेस के पास, कुछ कैंटन्स के पास, क्योंकि जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड क्या है, आज के मॉडर्न नेम है, आज के मॉडर्न नेम है, उस टाइम पे क्या था, ये डचेस, कैंटन्स, इनके डायनेस्टी या इनके किंगडम्स के नेम से जाना जाता था, तो आज के जो सिनेरियो के अंदर ये इस तरह कंट्रीज में डिवाइड हो चुके हैं, लेकिन उस टाइम पर ये ऐसा था, जैसे कि हम भी अगर बात करें तो हमारे राजस्थान में अगर बात करें तो अलग अलग उदयपुर, अलग अलग जिले, स्टेट्स बन चुके हैं, ठीक है, स्टेट्स जैसे कि इंडिया में पूरे स्टेट है, हमारे यहाँ पर अलग अलग सिटीज बन चुकी है, ठीक है, उदयपुर सिटी, जयपुर सिटी, ठीक है, जैसलमेर सिटी, तो इस तरह से, लेकिन उस टाइम पर क्या था, कैसा सिटी थी, पूरे एक राजस्थान एक काउंट होता था, ठीक है, इंडिया के अंदर इस तरह से बड़ी डायनेस्टीज थी, तो वही सेम यहाँ पर है, तो यहाँ क्या है, ये पर्टिकुलर दो डायनेस्टी थी जो आज मॉडर्न वर्ल्ड में क्या है, जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड है आपके, तो ये दो उस टाइम पीरियड पे, हम किस टाइम पे कर रहे हैं, 1789 से बैक पीछे की तरफ, तो डचेस और कैंटन्स के रूलर्स थे जिनकी खुद की क्या थी, ऑटोनॉमस टेरिटरीज थी, मतलब ऐसी टेरिटरीज थी जिनके ऊपर केवल उनका हक था, उनका अधिकार था, ठीक है, देयर ओन टेरिटरीज, दे हैव देयर कलेक्टिव आइडेंटिटी। अच्छा अब क्या होता था, ये जो लोग थे जो इन किंगडम्स में थे, उनके पास क्या थी, कलेक्टिव आइडेंटिटी, ठीक है, ये अभी हमने बात की कि सिंगल आइडेंटिटी नहीं होती थी, कैसी आइडेंटिटी होती थी, कलेक्टिव आइडेंटिटी, ये मैं आपको समझा चुका हूँ, कलेक्टिव आइडेंटिटी क्यों होगी, क्योंकि बेसिकली क्या है, जैसे एन एग्जांपल, कैंटन से कोई रूलर्स ने कभी डचेस के किसी एरियाज पे अटैक किया और डचेस का कुछ एरिया अपने अंडर ले लिया, तो अब वो जो एरिया उनके अंडर आ गया, तो अब क्या वो लोग डचेस के किंगडम में काउंट होंगे, नहीं, अब वो किसके काउंट होंगे, कैंटन्स के। कुछ टाइम पीरियड बाद डचेस ने क्या करा, कैंटन्स के कुछ एरियाज पे अपना कब्जा कर लिया, ठीक है, अटैक किया और अपने अंडर ले लिया, तो अब वो पीपल कहाँ काउंट होंगे, कैंटन्स में। तो इस तरह से कहते हैं कि इनके सिंगल आइडेंटिटी कुछ नहीं थी, जैसे कि आज कंट्री में सिंगल आइडेंटिटी होती है, इंडियंस, ठीक है, जापानीज, चाइनीज, ऑस्ट्रेलियन, तो इस तरह से सिंगल आइडेंटिटी उस टाइम पर नहीं थी, उस टाइम क्या थी, कलेक्टिव आइडेंटिटी। तो कलेक्टिव आइडेंटिटी क्यों होते थे, क्योंकि किंगडम्स क्या होते थे, किंगडम्स के जो रूलर्स थे वो क्या करते थे, अपने एरिया को, टेरिटरी को बढ़ाने के लिए क्या करते थे, दूसरे किंगडम्स पर अटैक करते थे और उनकी थोड़ी टेरिटरी कभी वो ले लेते, कभी थोड़ी टेरिटरी वो ले लेते थे। तो इस तरह से क्या होती थी, इनके पास कलेक्टिव आइडेंटिटी थी, लेकिन एक चीज कॉमन थी, वो क्या था, कल्चर। क्या था, कल्चर। जैसे एग्जाम्पल अभी हम बात करें, हम बात करते हैं जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अभी यूपी है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, तो उस टाइम पर जब दिल्ली सल्तनत वगैरह थी तो उस टाइम पे क्या करते थे, कभी कि किसी किंग ने अटैक करके अपने अंदर कोई टेरिटरी ले ली, कभी कोई टेरिटरी ले ली, कभी कोई टेरिटरी ले ली, लेकिन क्या था कि कॉमनली कल्चर सबके पास थे, जैसे कि हिंदुज्म था या फिर मुस्लिम्स था, ठीक है, तो कॉमन कल्चर थे, ठीक है, कॉमन कल्चर था, कल्चर कॉमन था, लेकिन क्या था, कलेक्टिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी कैसे थी, कलेक्टिव। क्यों कलेक्टिव आइडेंटिटी थी, क्योंकि वो चेंज होती रहती थी, वो डिपेंड करता था कि उस टाइम पर उनके एरिया में कौन सा रूलर, किस किंगडम का रूलर रूल कर रहा है। तो होप आपको समझ में आया, कलेक्टिव आइडेंटिटी और नॉट अ सिंगल आइडेंटिटी, लेकिन आज की तारीख में आपके पास सिंगल आइडेंटिटी है क्योंकि आप एक कंट्री के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रह रहे हो, ठीक है। तो उस टाइम कलेक्टिव आइडेंटिटी, लेकिन कॉमन क्या था, कल्चर कॉमन था। तो होप कि आपको समझ में आया। तो ये जर्मन, इटली, स्विट्जरलैंड आज के नेम है, और उस टाइम पर क्या थी, डचेस और कैंटन्स बेसिकली किंगडम से जिनके रूलर्स क्या करते थे, उनके पास ऑटोनोमस टेरिटरी, उनकी खुद की टेरिटरीज डिवाइड थी। अच्छा ये नहीं कि स्विट्जरलैंड पूरा इसके पास था, ऐसा नहीं था, क्या कुछ एरियाज डिवाइडेड थे अब इनके पास। अब क्या करते थे, ये अलग अलग जगह पर अटैक करके वो टेरिटरीज अपने अंडर लेते रहते थे। आजकल के मॉडर्न वर्ल्ड में क्या है, इनको अलग अलग कर दिया गया कंट्रीज को,
नेक्स्ट, जैसे कि ये हमने बात करा वेस्ट यूरोप और मिडिल यूरोप, तो मिडिल यूरोप और लगभग वेस्ट यूरोप के अंदर आपकी ये डायनेस्टीज थी। अगर हम ईस्ट यूरोप की तरफ चलें तो जैसे कि ऑस्ट्रिया हंगरी, ठीक है, कहाँ पे बात कर रहे हैं हम, ऑस्ट्रिया। ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ये ध्यान रखना है, ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया। ये ईस्ट यूरोप के अंदर, अगर यूरोप का मैप देखेंगे तो ईस्ट यूरोप के अंदर है, तो ऑस्ट्रिया एंड हंगरी। तो अगर जैसे कि आप बात करें तो ईस्ट यूरोप के साइड कौन था, हैब्सबर्ग एम्पायर, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ये था डचेस और कैंटनम्स किस तरफ थे, मिडिल और वेस्ट यूरोप में। इसी तरह से ईस्ट यूरोप के अंदर क्या था, ऑस्ट्रिया और हंगरी दो कंट्री हैं आज के डेट में क्या है, ऑस्ट्रिया और हंगरी दो कंट्री है, ठीक है। उस टाइम पर ऐसा कुछ नहीं था, उस टाइम पे क्या था, ये हैब्सबर्ग एम्पायर, ठीक है, क्या बोला जाता है, हैब्सबर्ग एम्पायर। तो इस तरह से हैब्सबर्ग एम्पायर रूल थे। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे छोटे छोटे एम्पायर्स थे, छोटे छोटे रूलर्स थे, जो अलग अलग जगह पे थोड़े थोड़े एरियाज में रूल करते थे। लेकिन ये जो फेमस है, ये खाली एग्जाम्पल के तौर पर हमें ध्यान रखना है कि कभी कभार एमसीक्यूज में, एनटीएससी के वैसे पेपर्स में पूछा जाता है, तो खाली हमको जस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है कि हाँ ये कौन कौन से एम्पायर्स थे। जैसे कि मोस्ट ऑफ दी वेस्ट और सेंट्रल यूरोप के अंदर कौन से आपके जो आज की तारीख में है, जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड, इस तरह के जो कंट्रीज हैं, उनके ऊपर डचेस एंड कैंटन्स कुछ रूलर्स थे या कुछ डायनेस्टीज थी जो रूल करती थी। और अगर आप ईस्ट यूरोप में जाएंगे तो वहाँ पर ऑस्ट्रिया हंगरी जो आज के सिनेरियो के अंदर कंट्रीज है, वहाँ पर क्या था, हैब्सबर्ग एम्पायर। कौन सा एम्पायर था, हैब्सबर्ग एम्पायर। तो होप ये आपको समझ में आया कि उस तरफ जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 से स्टार्ट हुआ था, अप्रॉक्सीमेट ऑफ लेट 18th सेंचुरी, तो अर्ली 18th सेंचुरी के अंदर क्या था, ठीक है, फ्रांस वगैरह थे, कंट्रीज तो थे, धीरे धीरे नेम्स आने लग गए थे कंट्रीज के। तो उससे पहले बहुत पहले जाएंगे तो तब उस टाइम पे क्या था, इस तरह से एम्पायर्स डिवाइडेड थे, इस तरह से डायनेस्टीज थी, ठीक है, इस तरह से किंगडम्स थे। तो ये किंगडम्स वगैरह डिवाइड थे। तो होप ये आपको समझ में आया। तो अब बेसिकली अब क्या, हमने किंगडम्स देख लिया, अब हम देखते हैं कि किंगडम हो गया, तो किंगडम के अंदर क्या हो गया, रूलर्स हो गए, ठीक है, जो किंग रूल कर। अब उसके अंदर जो बाकी जितनी भी सोसाइटी है, जैसे कि अभी हमारे बात करें हम गवर्नमेंट के नीचे सोसाइटी सारी वर्क कर रही है, तो हम अब ये देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि इन किंगडम्स के अंडर जो सोसाइटीज थी वो किस तरह से रहती थी और क्या डिवीजन था सोसाइटी का, ठीक है। और हम बात कर रहे हैं स्टार्टिंग, ठीक है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले की बात कर रहे हैं। तो अब हम उस सोसाइटी के बारे में देखेंगे कि उस तरह जो मोनार्की सिस्टम था, मतलब ये इस तरह से किंगडम्स थे, रूलर्स थे, तब उस टाइम पे सोसाइटी किस तरह से डिवाइडेड थी और फिर क्या कारण हुआ कि सोसाइटीज ने प्रोटेस्ट किया। वो प्रोटेस्ट बढ़ता 1789 के अंदर एक वाइल्ड रूप ले लिया उसने, एक वाइल्ड, बहुत फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो गया, बहुत ज्यादा कियोस क्रिएट कर दिया। और फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, डेमोक्रेसी आती गई, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, नेशनल असेंबली आती गई। तो इस तरह से ये चेंजेस हुए। तो हमने बायस के बारे में पढ़ लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि जो सोसाइटी थी वो किस तरह से डिवाइड थी। होप ये आपको समझ में आया। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। Hello everyone. If you like the video, please subscribe the channel, like the video and share the videos to your friends so that they can use their time during lockdown. And don't forget to press the bell icon for next updation.